नमः शिव सिंह जी। इस आज की सभा के आदरणीय अध्यक्ष आचार्य रजनीश शुक्ल जी, भारतीय शिक्षण मंडल के विदर्भ प्रांत के माननीय सचिव नारायण मेहरे जी, आदरणीय आचार्य मनोज कुमार जी, यहाँ उपस्थित अन्य अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, आचार्यगण, शिक्षक वृंद, भारत माता के प्यारे सपूतों, बहनों और भाइयों, भारतीय समाज कार्य दिवस यह 11 अक्टूबर को मनाना हमने 5 साल पूर्व प्रारंभ किया। प्रारंभ यहीं से हुआ था, इसी वर्धा की भूमि से यह प्रारंभ हुआ था। और 5 साल पूर्व जब हमने तय किया तो एक जगह पर वर्धा में हुआ था, और उसके बाद में 11 जगह हुआ, उसके बाद में 22-25 जगह हुआ, उसके बाद में 40 जगह हुआ, और आज मेरी सूचना के अनुसार मिथिलेश जी 100 से अधिक स्थानों पर आज भारतीय समाज कार्य दिवस मनाया जा रहा है। हमने संस्कृति मंत्रालय को, शिक्षा मंत्रालय को और शासन को भी कहा, लेकिन अभी शासन की प्रक्रिया होने में जो सरक के चलती है उसको सरकार कहते हैं, तो अभी हम उतना सरका नहीं पाए हैं कि सरकार ने उसको घोषणा करे। लेकिन जो नानाजी का स्वप्न था, समाज ने घोषणा कर दी है और समाज ने इसको मान लिया है, और इसलिए नानाजी देशमुख के लिए इससे बड़ी श्रद्धांजलि कुछ नहीं हो सकती कि उनके जन्मदिन को भारतीय समाज कार्य दिवस के रूप में समाज ने मान्य किया है। अभी शिक्षा संस्थानों में, विश्वविद्यालयों में समाज कार्य जहां पढ़ाया जाता है वहां पर चल रहा है। मुझे विश्वास है कि एक दिन अवश्य आएगा कि समाज में हर स्थान पर सामाजिक कार्य करने वाले लोग, समाज सेवा में लगे हुए अनेक संगठन भी इस दिवस को भारतीय समाज कार्य दिवस के रूप में मनाते हुए नानाजी देशमुख को सच्ची श्रद्धांजलि आने वाले वर्षों में अवश्य देंगे। हम सब लोग अपने प्रयत्नों से इस बात को निश्चित रूप से सफल करेंगे, और एक समाज के द्वारा तय किया हुआ दिवस के रूप में यह दिवस समाज के सामने हम रख सकेंगे। नानाजी देशमुख प्रचारक थे। अपना जीवन संघ सरिता में उन्होंने समर्पित किया था। युवावस्था में ही तय किया कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, भारत माता ने सब कुछ दिया है, यह शरीर यहाँ इसी के अन्न से पला हुआ है, और इसलिए अपना पूरा जीवन भारत माता को समर्पित करने का मन में एक विश्वास लेकर के, उत्साह लेकर के, जहां भेजा जाए उस देश के कोने में जाकर के और देश की सेवा करने के लिए जो कार्य दिया जाए, जो दायित्व दिया जाए वो करना, ऐसा संकल्प लेकर के जो अपना जीवन समर्पित करते हैं उनको संघ की परिभाषा में प्रचारक कहते हैं। अभी नरेंद्र मोदी जी ने कृपा कर दी तो लोगों को प्रचारक क्या होता है समझ में आने लगा। पहले प्रचारक शब्द से समझ में नहीं आता था, लोग पूछते थे प्रचार किस बात का करते हो आप लोग। मैं भी उसी परंपरा में हूँ, नानाजी की परंपरा में 32 वर्षों से अपने जीवन के 24 घंटे 365 दिन भारत माता को समर्पित करने का आनंद मेरे चेहरे पर आपको दिख रहा होगा। तो लोग पूछते थे प्रचार किस बात का करते हो, प्रचारक हो तो प्रचार जो करता है वो प्रचारक। भाषा शास्त्र की दृष्टि से बिल्कुल ठीक बात है, अपन हिंदी विश्वविद्यालय में बैठे तो भाषा का इतना तो ठीक ही सम्मान करना पड़ेगा। किंतु बाद में लोगों को समझ में आया, और हमको भी काम करते करते समझ में आया, और अब जब कोई पूछता है तो मैं उनको कहता हूं कि जिसको प्रचार करने की आवश्यकता नहीं पड़े और जिसका जीवन ही प्रचार बन जाए विचार का, उसके जीवन से ही विचार दिखने लगे, उसे प्रचारक कहते हैं। और उस परिभाषा में भारत रत्न नानाजी देशमुख यह निश्चित रूप से एक आदर्श प्रचारक की भूमिका में हमको दिखते हैं। उनके मन के विरुद्ध, उनकी इच्छा के विरुद्ध उनको राजनीतिक क्षेत्र में भेजा गया। ऋषि का मन था, ऋषि तुल्य मन लेकर के राजनीति के क्षेत्र में गए, और राजनीति के क्षेत्र में भी अजात शत्रु के रूप में जाने जाते थे। इस प्रकार से कोई विरोधी पक्ष और ये इस प्रकार की बात ना नानाजी के मन में थी, और ना ही नानाजी का स्वभाव ऐसा था। प्रचारक का स्वभाव होने के नाते सबसे मिलना, सबसे बात करना, सबसे मैत्री करना, और वैचारिक रूप से अपने आप को जो संघ के सर्वाधिक विरोधी मानते हैं, ऐसे कम्युनिस्टों में भी उनके मित्र थे। राजनीतिक दृष्टि से काम करते समय कांग्रेस आदि बाकी दलों में तो थे ही, और जनसंघ की उस समय कोई ताकत भी नहीं थी, सत्ता कभी आने की संभावना भी नहीं थी, दूर दूर तक संभावना नहीं थी कि कहीं पर सत्ता है। मध्य प्रदेश में कुछ एक संयुक्त सरकार में कुछ देर के लिए ऐसा कुछ था, बाकी तो नानाजी के समय में जिस राजनीतिक दल में थे वो राजनीतिक दल सत्ता में आएगा ऐसा कोई विचार था ही नहीं। उस राजनीतिक दल की स्थापना भी सत्ता में आने के लिए नहीं हुई थी। बड़ा आश्चर्य होगा आपको यदि उस जनसंघ की स्थापना के इतिहास को कभी आप समझेंगे, और जिसको नानाजी को प्रारंभ से उसमें दिया गया, पंडित दीनदयाल जी के बाद में संघ के द्वारा यह कार्य करने का उनको दायित्व दिया गया, वह जनसंघ केवल अपने विचार को एक प्रतिनिधित्व चाहिए संसद के अंदर,
और अपनी आवाज अनसुनी ना रह जाए, बिना हमारी बात सुने हमारे ऊपर आलोचना न करने की स्थिति ना बने उस देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर, इसलिए अपने कुछ प्रतिनिधि जाकर के अपना विचार वहां पर रख सके, इस सीमित उद्देश्य से जनसंघ की, भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी। और वह विचार केवल संसद में खड़े होकर के बोलने से ही नहीं होता है, जैसा कि हम कार्यकर्ताओं का स्वभाव होता है, संपर्क से संवाद साधते हुए समाज में अपने हृदयों पर और शासन करने का काम कार्यकर्ता को करना, यह जो बचपन से संस्कार मिला, उस संस्कार से नानाजी देशमुख ने एक अजात शत्रु राजनेता के रूप में उनकी और भूमिका थी। और 60 वर्ष की आयु आने के बाद में उन्होंने, जो उनका सिद्धांत था कि 60 वर्ष में राजनीति से, जैसे 60 वर्ष में बाकी सारे नौकरियों से रिटायर हो जाते हैं, वैसे सेवानिवृत्ति राजनीति से भी लेनी चाहिए, यह सिद्धांत उन्होंने रखा। बाकी लोगों ने माना नहीं माना वो छोड़ दीजिए, उन्होंने खुद ने मान लिया और उन्होंने 60 साल के वर्ष में राजनीति छोड़ दी। और उसके बाद में समाज के बीच में जाकर के जिन सिद्धांतों को अपने जीवन में आचरण में लाया है, समझा है, उसको समाज में प्रयोग करके देखते हुए एक समाज कार्य का, समाज सेवा का एक माध्यम के रूप में उपयोग करते हुए और एक आदर्श प्रतिमान खड़ा करने का काम नानाजी देशमुख ने। उनके मन में ये सारी बातें नहीं होगी जब वो गोंडा गए थे, उनके मन में ये सारी बातें नहीं होगी जब वो चित्रकूट गए थे। उनके मन में तो बात ये थी कि हम इस राष्ट्र को राष्ट्र पुरुष के रूप में देखते हैं, भारत माता को भारत माता के रूप में, एक व्यक्तित्व के रूप में भारत माता को हम देखते हैं। और पुरुष सूक्त में जिस विराट पुरुष का वर्णन किया है, वह विराट पुरुष हमारे लिए एक राष्ट्र पुरुष के रूप में है और उस विराट पुरुष के हम अंग हैं, इसलिए हम नागरिक नहीं। ये नागरिक शब्द बड़ा मजेदार है, उसका अपना इतिहास है। वो एथेंस आदि आदि परंपराओं में से, जो सिटी स्टेट से, वहां से आया हुआ विषय है, इसलिए। लेकिन भाषा के एक विश्वविद्यालय में खड़े हैं तो इस बात पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना चाहिए। यदि संविधान के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति भारत में रहने वाला संवैधानिक रूप से, वैधानिक रूप से नागरिक है, जो शब्द नगर से आया है, तो गांवों का काम नहीं है क्या इस देश में? तो गांव में रहने वाला गवार, नगर में रहने वाला नागरिक, तो गांव में रहने वाला नागरिक कैसे होगा भाई? गांव में रहने वालों को मान्यता नहीं देता है क्या संविधान? ऐसे मजेदार सिटीजन शब्द, वो सिटी से आया हुआ है, उसका अनुवाद हमने नागरिक कर दिया। जबकि भारतीय जीवन दृष्टि में, राजनैतिक जीवन दृष्टि में, भारतीय राष्ट्र दृष्टि में, भारतीय दर्शन में हम सब लोग इस विराट राष्ट्र पुरुष के अंग है, इसलिए हमारा शब्द है राष्ट्रांग, हमारा शब्द है हम राष्ट्र के अंग है। जिस प्रकार हमारे शरीर की कोशिकाएं मिलकर के ऊतक बनाती है, सेल्स एकत्रित आकर के टिश्यू बनाती है, वह ऊतक एकत्रित आकर के अंग बनाते, ऑर्गन बनाते हैं, और उन सारे अंगों के समुच्चय का पारस्परिक एक संबंध, परस्परावलंबी संबंध स्थापित होकर के एक दूसरे के परिपूरक काम करते हुए वो सारी व्यवस्थाएं शरीर का संचालन करती है। वैसे ही राष्ट्र के संचालन में हम में से प्रत्येक राष्ट्रांग की भूमिका उस शरीर की कोशिका के अनुरूप है। इसलिए ये सारे घटक जिनकी मैंने बात की, वह सब अपने अपने स्तर पर एक यूनिट, एक एकक के रूप में काम करते, इकाई के रूप में काम करते। इस प्रकार से राष्ट्र जीवन को नापने की बड़ी इकाई क्या होगी? सबसे छोटी इकाई भारत में मनुष्य के जीवन का मूल्यांकन करने की सबसे छोटी इकाई भारत में मनुष्य नहीं है, व्यक्ति नहीं है। अंग्रेजी के शब्दों से बहुत गड़बड़ होती है, जैसे मैंने सिटीजन, नागरिक की बात की, वैसे ही बहुत बड़ा मजेदार शब्द है इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल शब्द की उत्पत्ति में जाकर के देखेंगे तो वो शब्द है विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। डिवीजन जिसका नहीं हो सकता वो इंडिविजुअल है, इसलिए इंडिविजुअलिटी। आप हिंदी में इंडिविजुअलिटी को क्या कहेंगे? इस अर्थ का कोई शब्द नहीं है, कैन नॉट बी डिवाइडेड वाला कोई शब्द नहीं है, वो तो हमारे लिए अणु है। अणु शब्द का वो अर्थ है विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर, पर उसका भी परमाणु ढूंढ लिया और उसके भी आकर के जाकर के पराकणों में हम ढूंढ लिए, तो खंड खंड करने में तो कोई उसका सीमा नहीं है। इसलिए हमारे उसको कहा व्यक्ति, उसको कुछ व्यक्त करना है, अपने स्वभाव को, अपने स्वधर्म को अपने आचरण के द्वारा जीवन में जो व्यक्त करता है उसे व्यक्ति कहते हैं। उसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा, चिति को जो व्यक्त करता है वो व्यक्ति है।
और इसलिए स्थिति को व्यक्त करने वाले व्यक्ति को व्यक्त करने के लिए मंच कौन सा है, कहां व्यक्त करेगा? अपने तय तो स्वयं व्यक्त नहीं कर सकता। इसलिए कैपिटलिज्म का आधार जो है, जिसकी पुस्तक वैसे तो दास कैपिटल कम्युनिज्म को आधार देती है, वैसे कैपिटलिज्म के लिए कोई पुस्तक नहीं है वैचारिक, लेकिन कैपिटलिज्म वाले लोग जिसको अपना वैचारिक आधार मानते हैं वो एटलास श्रग्ड, एन रैंड की लिखी हुई उपन्यास, उसको माना जाता है। उसमें एन रैंड सिद्धांत देती है, और जिस सिद्धांत पर आज सारा पश्चिम का बाजार का विकास चल रहा है, वह विकास का सिद्धांत है स्वार्थ। एन रैंड का कहना है कि प्रत्येक मनुष्य स्वार्थी है और बिना स्वार्थ के कुछ नहीं करता, स्वार्थ के लिए ही सब कुछ करता है। और जबकि प्राकृतिक नैसर्गिक जीवन की वास्तविकता यह है कि हम में से कोई भी स्वार्थी हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक जेब कतरे को भी जेब काटने के लिए दूसरे की जेब चाहिए, खुद की जेब काट करके कोई जेब कतरा नहीं बन सकता। चोरी करने के लिए, कपट करने के लिए, लूटने के लिए भी कोई और चाहिए। मनुष्य केवल स्वयं के तय अपने आप तक सीमित रह करके जीवन जी ही नहीं सकता, उसके लिए समाधि के स्तर तक की उसके साधना होनी चाहिए, जब वो अकेला एकांत में रह सकता है। अभी मैं नवरात्रि में गंगोत्री में था, वहां से पास में एक पांडव गुफा है, उस गुफा में गया तो वहां पर एक रामकिशोर महात्यागी जी को देखा, जो रामकिशोर महात्यागी जी पिछले 14 वर्षों से पूरे 12 महीने बर्फ पड़ती है उस समय भी गुफा में रहते हैं। मैंने कहा इतनी साधना होने पर अकेला रह सकता है, अन्यथा मनुष्य को पश्चिम ने सामाजिक प्राणी का, सोशल एनिमल कहा, क्योंकि वो एनिमल से आगे जा नहीं सके, इसलिए सामाजिक प्राणी कह दिया, पॉलिटिकल प्राणी, इकोनॉमिक प्राणी, ये सब शब्द प्रयोग किए। इसका अर्थ है मनुष्य को व्यक्त करने के लिए उससे बड़ी इकाई चाहिए, और उससे प्राकृतिक रूप से सबसे उससे बड़ी इकाई हमारी बनी वह परिवार बनी, परिवार से बड़ी इकाई समाज बनी, और समाज से बड़ी इकाई राष्ट्र बनी। ये इकाइयों का जो अखंड मंडल बनता है, जिनका आपस में परस्पर का पूरक संबंध है, इंटरडिपेंडेंट, यह जो उनका एक दूसरे के ऊपर संबंध है, एक दूसरे पर परस्परावलंबी जो उनका जीवन है, उस आधार पर राष्ट्र के विकास का सबसे आदर्श यदि कोई एक इकाई बन सकती है, यूनिट बन सकता है, तो वो ग्राम हो सकता है भारत में। जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत गांवों में बसता है, आज भी इतना अर्बनाइजेशन पर जोर देने के बाद भी आज भी इस देश की 66% जनता गांवों में वास करती है, और गांव की इकोनॉमी पर निर्भर जनता की संख्या तो 78% है। ऐसी स्थिति, मतलब नगर में, शहरों में रहते हुए भी जिनकी निर्भरता गांवों के ऊपर है, ऐसे सारे लोगों को यदि गिना जाए तो 78% से ऊपर जाती है। ऐसे देश में गांव को ही विकास का यूनिट बना करके काम करना पड़ेगा। इसलिए मनुष्य के व्यक्तिगत, सार्वजनिक, पारिवारिक एवं समस्त राष्ट्र के और आगे चल करके पूरी मानवता के समग्र विकास के लिए, एकात्म विकास के लिए, और आजकल का जो बड़ा मजेदार और बड़ा सर्वग्राह्य शब्द है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, उसका हिंदी में अनुवाद करते समय संधारणीय, धारणक्षम, बहुत सारे शब्द प्रयोग करते हैं। ये मजेदार बात है ना, यहाँ अनुवाद विभाग है, ये अनुवाद वालों का विश्वविद्यालय है, तो अनुवाद कई बार बड़ी मजेदार बात करता है। हम अपने शब्दों का अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं और फिर उसका अपनी भाषा में अनुवाद करते तो उल्टा पुल्टा हो जाता है। सस्टेनेबल शब्द का अर्थ है विच इज एबल टू सस्टेन, जिसमें धारण करने की क्षमता है, इसलिए धारणक्षम, संधारणीय, ये शब्द अपन ने प्रयोग किए। अरे लेकिन पहले से उसके लिए भारत में शब्द है, प्रचलित शब्द है, धारणा धर्म इत्येहु धर्मो धारयति प्रजा, जो धारण करता है उसको धर्म कहते हैं। तो धर्माधारित विकास, इस शब्द का अनुवाद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब उसको आपस उल्टा करते समय हमने नए नए शब्द निर्माण कर लिए। वह धार्मिक विकास यदि हमको करना है तो उसके लिए ग्राम को एक स्वयं पूर्ण, स्वावलंबी, परिपूर्ण, परस्परावलंबी इकाई के रूप में खड़ा करने का एक प्रतिमान, एक मॉडल, एक प्रादर्श खड़ा करने का काम नानाजी देशमुख ने किया, और वह समाज कार्य का आदर्श बनाया कि समाज के बड़े इकाइयों को भी ठीक करना है तो छोटी इकाई लेनी पड़ेगी, और वो छोटी इकाई नानाजी देशमुख ने ग्राम के रूप में की। और आज नानाजी देशमुख का वो जो प्रयोग ग्रामोदय का प्रारंभ हुआ, आज 800 से अधिक गांवों में, शायद 863 गांव, यदि मेरे पास सही आंकड़े हो तो 863 गांवों में नानाजी देशमुख का वो प्रयोग चल रहा है, जिन गांवों को आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक रूप से
और आगे चल करके आध्यात्मिक रूप से परिपूर्ण विकसित ग्रामों के रूप में परिवर्तित करके दिखा दिया। ये नानाजी देशमुख की तपस्या है। वह नानाजी देशमुख का केवल विचार नहीं, वह उनका कार्य, वह उनका एक प्रतिमान, वह उनका एक मॉडल डेवलपमेंट करने का जो जीवन का तप है, उस जीवन के तप को इस भारतीय समाज कार्य दिवस के माध्यम से हम सारे विश्व के सामने प्रतिपादित करें, क्योंकि विश्व की मानवता की त्रासदी को हरने की क्षमता इस सिद्धांत में है, जिसका युगानुकूल और देशानुकूल समायोजन एप्लीकेशन उस देश में हो सकता है। भारतीयता की यही विशेषता है। वन साइज फिट्स ऑल ये हमारा मानना ही नहीं है। हम तो मान करके चलते हैं कि प्रत्येक अपने आप में अद्वितीय है, इसलिए उसको अपनी अपनी अभिरुचि, स्वभाव और स्वधर्म के अनुसार विकसित होना चाहिए। प्रोग्रेसिव अनफोल्डमेंट उसका होना चाहिए, अंदर से क्रमशः विकसित होते हुए प्रत्येक अपने अंदर में विकसित होगा। इसलिए 863 गांव एक दूसरे की कॉपी नहीं है, एक दूसरे की जेरॉक्स कॉपी नहीं है, प्रतिलिपि नहीं है कि एक में एक मॉडल डेवलप कर दिया तो वो दूसरे में चल जाएगा। ये 863 गांव अपने आप में अद्वितीय है। इसलिए उनमें जाकर के समझने से ही समझ में आता है कि नानाजी देशमुख का प्रयोग क्या है। और इतने विविधता को स्वीकार करने वाला ये प्रयोग होने के कारण ये सारे विश्व में भी उतना ही सफल हो सकता है, क्योंकि जब अफ्रीका में जाएगा तो वहां की अभिरुचि और यहाँ वहां की और स्वधर्म के अनुसार वहां विकसित करेगा वहां के गांवों को। अमेरिका में जाएगा तो वहां के उन सीमेंट के जंगलों में उसी प्रकार से काम करेगा। ऐसा ही नहीं, केवल भारत के भी महानगरों में, मैं जब इंदौर में गया तब इंदौर में एक बहुत बड़ा अपार्टमेंट स्टोर था, 102 टावर में, एक में 108 फ्लैट, दूसरे में 108 फ्लैट। मैंने कहा ये 216 फ्लैट का ये शहरी ग्राम ही तो है। आप इस 216 फ्लैट के इसको अपने आप में पूरा यूनिट बना करके विकसित कर दीजिए। परस्परावलंबी होते हुए आप स्वावलंबी बन जाइए इस यूनिट में। यदि आपने इंदौर के अंदर वो एक शुभ लाभ, उसका नाम, एक टावर शुभ, दूसरा टावर लाभ, उस शुभ लाभ को यदि आपने वास्तविकता में एक समग्र इकाई के रूप में विकसित कर दिया तो आप शहर के अंदर भी करेंगे। आसाम के अंदर एक आनंद नगर है, नाम आनंद नगर, वास्तविकता में आनंद नगर है। वहां की गृहिणियों ने एकत्रित आकर के अपने हाथ में सब कुछ ले लिया, तो वहां की सफाई, सुरक्षा और बिजली का काम वो महिलाएं देखती है। और प्रति माह प्रति परिवार से मात्र 30 रुपया एकत्रित करके पूरे आनंद नगर में आनंद छा दिया। उन्होंने गुवाहाटी म्युनिसिपालिटी को कहा तुम्हारे को आना नहीं है इस आनंद नगर के अंदर, तुम इसमें प्रवेश नहीं करोगे। शासन निरपेक्ष, समाज पोषित, स्वावलंबी इकाइयों को खड़े करने का जो प्रयोग नानाजी देशमुख ने ग्रामोदय के माध्यम से किया, उसको आज शहरोदय में भी, नगरोदय में भी काम में लिया जा सकता है। क्योंकि इसमें जहां की बीज संभावना के अनुसार वहां अंकुरित पल्लवित होने की संभावना इस मॉडल में है। ये किसी एक ही बात को सब जगह थोपने की बात नहीं करता है, यह सबकी विविधता का सम्मान करता है। इसलिए यह विश्व का मार्गदर्शन कर सकता है। बिना संघर्ष के पारस्परिक सहयोग और प्रेम से विकास का यह माध्यम नानाजी देशमुख ने जो अपने जीवन के तप के द्वारा, अपने ऋषित्व के द्वारा स्थापित करके दिखाया हम सबके सामने, उसको हम एकेडमिशियन अपने शोध कार्य, अपने तप के द्वारा और सारे विश्व के सामने प्रकाशित करें। उसके लिए आज का दिन हम सबको प्रेरणा दे। इसी प्रार्थना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं।